मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज में। दोस्तों आज की क्लास में बिजनेस इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर से आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक कर सकते हो कि कौन कितना पानी में है। प्लस आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद अपना एक प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर सकते हो। और दोस्तों मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से हैं, तो ओवरऑल आपकी 5 चैप्टर की एक बोलते हैं ना कि हाँ निचोड़ वाली रिवीजन, वो रिवीजन हो रही है। तो आप दिमाग लगाकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, जो बच्चा इन 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि उसने कितने क्वेश्चंस सही जज किए थे। ऑब्वियसली मैं यहां पर क्वेश्चन रीड करूंगा, आप अपनी ईमानदारी के साथ देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, और फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। फिर आप देखना कि आपने सही किया या गलत किया। 60 में से कितने नंबर आप स्कोर कर पा रहे हो मुझे बताना, मैं भी चेक करूं कि मेरे स्टूडेंट का इस टाइम पर लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है। ढासू लेवल के क्वेश्चन है, हल्के क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। तो दोस्तों कुल मिलाकर 5 चैप्टर है तुम्हारे, तो 12 क्वेश्चन पर चैप्टर लेकर आया हूं, 60 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहां से शुरुआत करेंगे। नाम रखा है तुम्हारे सब्जेक्ट का बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है। और दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स का फादर किसको कहा जाता है? 1951 में बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जॉयल डीन ने दी थी। इनका नाम ध्यान रखना, तुम भूल जाते हैं लोग। जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, ऐसे फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल सकते हो आप जॉयल डीन को। यह बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स और टूल्स को जब हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत आसान है। और जब ये तो सीए फाउंडेशन में तुम इस सब्जेक्ट का नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स देख रहे हो, अगर तुम कॉलेज में कोई बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स का कोर्स कर रहे हो तो वहां पर भी एक सब्जेक्ट मिलता है आपको, उसको बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। वन ऑफ द सेम थिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो इस चैप्टर से पहले आपके सामने 12 क्वेश्चन पेश किए जाएंगे, मैं लिखता भी रहूंगा, क्वेश्चन का नंबर जज भी करते रहेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है? इसका मतलब यह कि कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है। आपको पता ही है, मैं बार बार ऐसे बता चुका हूं, ये लिखा माइक्रो और ये लिखा मैक्रो। कैलकुलेशन कर लो अपनी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे जी? ऐसे, ओ से ओ कैंसिल, आर से आर कैंसिल, सी से सी कैंसिल, एम से एम कैंसिल। अब माइक्रो का जो आई है, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, तो माइक्रो में पढ़ते हैं हम इंडिविजुअल यूनिट्स को, और मैक्रो का जो ए है, ए को बोलते हैं एग्रीगेट। पता नहीं क्यों इतना मुश्किल शब्द। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटलिटी। तो इकोनॉमी एज अ होल, मतलब ओवरऑल चीजों को पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अब देखते हैं, मैं ये मानता हूं जब तुम्हारा पेपर होगा तो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा कि आपको बताना होगा कि माइक्रो से कौन है या फिर मैक्रो से कौन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। चलो जी, फर्म्स का बिहेवियर या एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी या फैक्टर प्राइसिंग या लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। दोस्तों देखो, इंडस्ट्री का मतलब होता है मार्केट, समझ रहे हो? तो मार्केट एक यूनिट हुई। हम फर्म्स को भी, फर्म्स मतलब इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में बात कर लो ऐसे, हम इसको भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी प्राइसिंग, कैसे इनका प्राइस डिटरमाइन होता है। और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट सुनते ही आपको बीओपी वाला चैप्टर याद आ गया होगा। तो ये कहां पढ़ा? 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ये माइक्रो का नहीं है। ये आपका सही ऑप्शन है। अब बच्चा कई बार कहता है ना सर एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हमारे देश की जो करेंसी है उसकी बाहर देशों में कितनी वैल्यू है। जैसे कि मान लो 83 रुपीज का $1 है, तो ये हमारी एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी एग्जांपल के तौर पे। अब बच्चा बोलेगा सर इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी भी कुछ होता है क्या? वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इंटरनल वैल्यू का मतलब हमारे देश में कितनी वैल्यू हमारी करेंसी की। अरे 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये का ही चलेगा ना, तो जितनी डिनोमिनेशन है उतनी वैल्यू होती है, उसका कोई टॉपिक नहीं होता। चलो जी, अब देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था, आपने इसमें से कुछ जज किया होगा। अगर आपका आंसर सही है तो आपका 1 नंबर हो गया, सही होना चाहिए, गलत किसी का नहीं होना चाहिए यहां तक। तो दूसरा भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर 4 लौंडे हैं, श्याम, कृष्णा, हरि और राधे। इनों की एक एक लाइन है,
आपको इन लाइनों में से बताना है कि कौन से बंदे ने नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोली है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ध्यान रखना, नॉर्मेटिव में क्या है भैया, देखो ऐसी कोई भी लाइन जिसके अंदर ऑट टू या शुड बी या फिर कुछ डिसाइडिंग तौर पर डिटरमाइनिंग यूज हो रहा हो, वो सारी लाइनें नॉर्मेटिव होती हैं। और पॉजिटिव क्या होती हैं? पॉजिटिव का मतलब कोई फैक्ट हो, व्हाट इज या व्हाट वाज जैसी स्टेटमेंट हो, उसको बोलेंगे पॉजिटिव। जैसे कि मैं बोलूं इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, इंडिया में बहुत जनसंख्या है, ज्यादा ही पॉपुलेशन है, सच्ची बात है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और मैं बोलूं रिच पीपल शुड बी मोर टैक्स्ड, अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, तो शुड बी यूज किया है। मैं एक ओपिनियन दे रहा हूं, ओपिनियन देने वाली लाइन को बोलते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो देखते हैं यहां पर, शुरू करते हैं। शाम क्या बोल रहा है? दिस ईयर ड्यू टू हैवी रेनफॉल माई ऑप्शन क्रॉप वॉज डैमेज्ड, यानी वॉज की बात कही है, इसने सच्ची बात बताई है कि इसकी एक ऑप्शनल क्रॉप थी, वो डैमेज हो गई, ठीक है, ज्यादा बारिश होने की वजह से। ये पॉजिटिव है। क्लाइमेट अफेक्ट क्रॉप यील्ड्स, सम ईयर्स आर बैड अदर्स आर गुड, ये भी सच्ची बात है, फैक्ट है। कह रहा है क्लाइमेट क्रॉप को अफेक्ट करता है, बिल्कुल अफेक्ट करता है, मौसम से आपकी फसल प्रभावित होती है। हरी बोल रहा है डोंट वरी, प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पनसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड। कह रहा है जो सप्लाई कम हुई है तुम प्राइस बढ़ा देना, उससे आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ठीक है, श्योर फॉर श्योर है, कोई ओपिनियन नहीं है यहां पर। ठीक है, यहां बोल रहा है द गवर्नमेंट ऑट टू बी या ऑट टू गारंटी दैट आवर इनकम विल नॉट फॉल, सरकार को गारंटी देनी चाहिए कि किसानों की इनकम फॉल ना हो। ये चार बंदे थे, यही ओपिनियन दे रहा है। यहां पर ऑट टू भी इस्तेमाल हो गया है, तो राधे 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 बोल रहे हैं हमारे यहां पर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ओके रिपोर्ट है। तीसरा क्वेश्चन आ जाओ जी, लिख भी रहा हूं यहां पर। बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलाइज हैवीली ऑन द टेक्निक्स ऑफ व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स किन चीजों की टेक्निक पर रिलाई करता है? ज्यादा हैवीली बोला है, माइक्रो पे, मैक्रो पे, नॉर्मेटिव साइंस पे या इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन पे? बिजनेस इकोनॉमिक्स ज्यादा किस पे रिलाई करता है? दोस्तों आपको बताता हूं, जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ते हो, लेकिन हैवीली बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा रिलाई करता है। आपने देखे होंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर, इनमें सिर्फ बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से है, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर माइक्रो के ही है। तो हैवीली माइक्रो के ऊपर डिपेंडेंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखना, एक अलग सी बात, हार्ट ऑफ बिजनेस इको। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, इसका आंसर 1 है, यानी अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स में बात की जाए तो ये दोनों की स्टडी होती है। ठीक है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स को भी पढ़ते हैं, पॉजिटिव को नहीं पढ़ते, है ना। लेकिन यहां पर जब क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कनेक्शन कैसे बिठाना है, उस चीज का आंसर मैंने आपको दे दिया। आगे बढ़ो जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश इन इट्स अप्रोच एज इट टैकल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विच द फर्म फेसेस इन रियल वर्ल्ड। कह रहा है कि जो फर्म को रियल वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम्स होती है उसको टैकल करने में, यानी उसको सॉल्व करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। ठीक है जी, तो इस बात को बिजनेस इकोनॉमिक्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स में डालेंगे, है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसी है, क्या बोले भैया? प्रैक्टिकल का मतलब होता है दोस्तों प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक ध्यान रखना, इसका मतलब प्रैक्टिकल होता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है, तो इसका मतलब ये प्रैग्मेटिक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आई हुई है, इसको मैं स्टार कर देता हूं, आप इसको भूलना मत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली इन नेचर, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर जनरली कैसा होता है? देखो, नॉर्मेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, यहां पर वो बात करनी है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो यहां पर नॉर्मेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव या थ्योरेटिकल कैसा होगा? नॉर्मेटिव भी है और प्रिस्क्रिप्टिव भी है, एक ही बात है, यानी दोनों को मिला के मिक्स करके दिया हुआ। यहां पर सिर्फ नॉर्मेटिव होता तो आप सिर्फ नॉर्मेटिव को टिक करते। नॉर्मेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब करना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स ही होती है। प्रिस्क्रिप्शन वर्ड सुना है कहीं? डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जाओ ये मेडिसिन ले लो, तो ऐसी सलाह देना, है ना। तो यहां पर हम ऑप्शन 3 को टिक करेंगे।
देखो वर्ड के साथ में जज भी करते जा रहे हैं कि क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश, क्या है? नॉर्मेटिव है, इंटरडिसिप्लिनरी है, या बोथ है, या नन है। यहां पर बच्चा फंसेगा, अरे यार बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर होती है और इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर होती है। नॉर्मेटिव इन नेचर अभी भी बताया है, बिल्कुल अगर आपको एक सिंगल ऑप्शन मिलता तो आप नॉर्मेटिव इन नेचर को ठीक कर देते, बिल्कुल ओके रिपोर्ट तरीके से। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है बाबू? देखो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब जब भी लिखा हो, स्पेलिंग छोड़ो, इसका मतलब यह है कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हो, जैसे कि कॉस्टिंग है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते ही हो, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी आती है। तो इसका मतलब है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी इंटरडिसिप्लिनरी है। तो मैं यहां पर नॉर्मेटिव और इंटरडिसिप्लिनरी दोनों को ठीक मानूंगा और यहां पर बोथ क्रैक कर दूंगा। अब दोस्तों देखो, जब आप नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको दिखेगा वहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकॉर्पोरेट टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी नेचर है। वो नॉर्मेटिव भी पढ़ाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी भी है, यानी यहाँ पर आपको ऑपरेशन रिसर्च, इन्वेंट्री इकोनॉमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर देखने को मिलता है। ये बात सारी सच है। लेकिन अभी ना सीए फाउंडेशन का बच्चा काफी बार मैंने देखा इस सर्च इंजन, जैसे कि कोई भी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी सर्च इंजन का, आप समझते हो मैं क्या बोलने वाला हूं, वहां पर सर्च करके देखता है और ऐसे क्वेश्चन के आंसर कभी कभी उसको कंफ्लिक्टेड आंसर मिलते हैं। मैंने इवन काफी सारी जगह देखा कि जब ये क्वेश्चन लिखा होता है तो इसका आंसर ये मिलता है, गूगल करके भी देख लेना, ठीक है, काफी सारी जगह ये मिलता है। अरे क्यों दे रहे हो, क्यों बच्चों को भटका रहे हो, बच्चे परेशान होते हैं। तो इसलिए एक हिदायत दूंगा आपको कि एक टीचर पे विश्वास कर लो, वो टीचर जो पढ़ा रहा है उसके पीछे पड़ जाओ, उसकी बातें मान लो। हाँ, आपको टीचर में शायद थोड़ी थोड़ी कमियां भी दिखें, शायद आपको हर कोई टीचर परफेक्ट ना लगे, लेकिन आप मल्टीपल टीचर्स की तरफ मत जाना, क्योंकि टीचर के अपने अपने तरीके होते हैं। जहां उसको पता है कि कुछ चीजें वीक चल रही हैं, वो धीरे धीरे करके एंड तक जब अपना कंप्लीट कराएगा ना कोर्स, तब आपको नजर आ जाएगा, हाँ यार मुझे लग रहा था कि यहां पर थोड़ी सी कमी थी, लेकिन सर ने उसको ओवरऑल कवर अप कर दिया हर चीज। तो साथ पूरा देना चाहिए। अब यार बच्चे पढ़े हैं, बच्चे पास हुए हैं, इससे बड़ा क्या रिजल्ट चाहिए आपको, मतलब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? सभी टीचर्स के बारे में बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल टीचर की तरफ जाओगे तो वैसे ही पढ़ाई मैनेज नहीं हो रही है और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो जी, इसका आंसर 3 होगा। आगे चलते हैं। ये लिखा है जी, द बिजनेस इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। बिजनेस इकोनॉमिक्स में अदर डिसिप्लिन का मतलब अदर सब्जेक्ट से भी पढ़ाई की जाती है, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था अभी, अकाउंटिंग भी है, मैनेजमेंट थ्योरी, ऑपरेशन रिसर्च, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, अलग अलग है। तो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर है, यस नेचर है, और इस नेचर को क्या बोलते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी। यहां पर ये ठीक होगा। अब दोस्तों एक मल्टी डिसिप्लिनरी लिखा, बच्चा यहां कंफ्यूज है। दोस्तों ये नेचर है बीसीके का। देखो अब ये सर्कल है, इस सर्कल में ये 4 पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा ये सर्कल में इंटरनल पॉइंट्स है, तो ये इंटर हो गए। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, तो ये एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। अब बीसीके के बारे में मल्टी डिसिप्लिनरी बोला जाता है, यानी यहां पर कंबाइंडली अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाया जा रहा होता है। यानी बिजनेस स्टडीज भी पढ़ रहे हो आप, इको भी पढ़ रहे हो, और थोड़ी बहुत दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज भी साथ के साथ ले रहे हो। एक सब्जेक्ट के अंदर घुसी हुई नॉलेज नहीं है। जब मैं बोलूं 4 बंदे, ये 1 2 3 4, तो ये मल्टीपल लोग हैं। जब मैं बोलूं एक बंदे में ही 4 लोग हैं, तो ये इंटरनल लोग हो गए। समझ गए ना, वर्ड का मतलब समझना, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं जी। कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये वाला? ये 7 था। अब आ जाएंगे 8वें पे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व द एलिमेंट ऑफ। बिजनेस इकोनॉमिक्स में किसके एलिमेंट होते हैं? माइक्रो के या मैक्रो के? अरे दोनों के होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे जाना है, यानी हैविली बेस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स, लेकिन पढ़ते हम मैक्रो भी, उसमें बिजनेस साइकिल भी पढ़ा है आपने। और अभी तो सीए फाउंडेशन का तुम पेपर दे रहे हो, नया कोर्स नई स्कीम के हिसाब से। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इसमें आ जाएंगे टॉपिक्स, नेशनल इनकम भी आ जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी भी आ जाएगी, पब्लिक इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी, इंटरनेशनल ट्रेड भी है। और जब पहले सीए फाउंडेशन को सीपीटी बोलते थे ना, तब माइक्रो और मैक्रो दोनों ही पढ़ते थे इसके, ठीक है। तो थर्ड वाला यहां पर आंसर होगा। अगला ये क्वेश्चन था हमारा 8वां, ये हो गया 9वां। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस डैश एज प्रिंसिपल मींस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए सबसे मेन चीज
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किसको मानती है? बच्चे जनरली यहां पर डिमांड को ठीक करके आते हैं। बाबू ये आंसर गलत है, प्राइस को मानती है। प्राइस को, प्राइस के हिसाब से डिमांड सप्लाई दोनों को कवरेज मिलती है। एक तरीके से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो मार्केट फोर्सेस पर हैवीली विश्वास रखती है, डिमांड और सप्लाई दोनों पर। यहां पर जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है उसको प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। और जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है जैसे कि रशिया, क्यूबा, ऐसी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो प्लानिंग के बेसिस पर होता है, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी उसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको यहां प्राइस से ठीक करना है क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई हैं। हाँ, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर किंगपिन होता है, ये बात भी जाननी है। ये हो गए हमारे 9 क्वेश्चन। 10वां, एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी विल बी मोर इन डैश इकोनॉमी। देखो जी, इनइक्वालिटी ज्यादा कहां पर होती है? इनइक्वालिटी ज्यादा वहां पर होगी जहां पर सरकार का रोल कम होगा, क्योंकि सरकार देश के वेलफेयर के बारे में सोचती है। सरकार देश के अंदर इनइक्वालिटी ज्यादा नहीं होने देती, तो ऐसा चाइना, रशिया जैसे देशों के अंदर इनइक्वालिटी कम होती है। तुमने देखा है सबसे अमीर आदमी चाइना का है? नहीं होता, अमेरिका का है? मार्केट इकोनॉमी है, जो बंदा कमा रहा है धड़ धड़ कमाता रहेगा, पैसे वालों की इकोनॉमी है। तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसके अंदर इनइक्वालिटी ज्यादा होती है। सेकंड वाला इज द राइट आंसर। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी वाज प्रोपाउंडेड बाय डैश। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था? दोस्तों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों ने मिलके। फोर्थ पे आ जाओ, एडम स्मिथ ने तो इकोनॉमिक्स दिया था। जब एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी वेल्थ कॉन्सेप्ट की, तब इकोनॉमिक्स को हम इकोनॉमिक्स नहीं बोलते थे, तब पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। आगे आते हैं, ये कितने क्वेश्चन होंगे भाई? 10 और ये 11वां। अब लास्ट क्वेश्चन यहां से, एडमिनिस्टर्ड प्राइस क्या होता है? देखो जी, जिस कॉमोडिटी के प्राइस को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो, यानी ऐसा प्राइस जो सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो, आप उस प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकते। सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला प्राइस एडमिनिस्टर्ड प्राइस होता है। ये भी पता होना चाहिए बच्चों को, काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो यहां एक ऑप्शन लिखा है, प्राइस डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी, जैसे कि गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइस। यानी देखो जी, आप सामान बेच रहे हो, आपके सामान का प्राइस कोई और डिसाइड कर रहा है, जनरली सरकार। ठीक है, अब कोई और भी डिसाइड कर रहा है तो फिर वो कंट्रोल्ड प्राइस है, किसी और के द्वारा एडमिनिस्टर किया हुआ प्राइस है। ठीक है, चैप्टर 1 के मैंने टॉप 12 क्वेश्चन आपको कराए हैं। अब चैप्टर 2 पे आ जाएंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें आपको तीनों यूनिट के क्वेश्चन मिलेंगे। यूनिट 1 डिमांड के ऊपर है, यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर है जिसमें यूटिलिटी वगैरह पढ़ते हो, और यूनिट 3 सप्लाई के ऊपर है। तीनों यूनिट के क्वेश्चन मिलेंगे मिक्सचर। पहला ही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज रिलेटिव प्राइस? रिलेटिव प्राइस क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बीच में डाला है क्योंकि पहले एडमिनिस्टर्ड प्राइस था, अब रिलेटिव प्राइस आ गया ताकि बच्चा क्लैरिटी ले ले। दोस्तों मान लो x का प्राइस 20 रुपए है और y का प्राइस 10 रुपए है, तो x के प्राइस को y के प्राइस से डिवाइड कर दो, तो 20/10 जो मेरे पास वैल्यू आएगी ना 2, इसको बोलेंगे रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस का मतलब होता है दो गुड्स के प्राइस की रेशियो निकालना, अटे बटे में करना। तो अपने पास यहां लिखा है द रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर। एक का जो मनी प्राइस है, प्राइस बोलो या मनी प्राइस बोलो एक ही बात है। ठीक है, एक का मनी प्राइस और दूसरे का मनी प्राइस के डिवाइड कर दो, जो रेशियो आएगी दैट इज द रिलेटिव प्राइस। ये क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 2 से। ठीक है जी, तो यहां पर थर्ड वाला ऑप्शन ठीक कर देंगे। आगे बढ़ो जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां से लिखा है हाई प्राइस्ड गुड्स कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल। ये कहना चाह रहा है कि नया आईफोन लॉन्च होते ही जो सामान खरीद रहे बंदे उनके बारे में, यानी जिनको महंगी महंगी गुड्स चाहिए स्टेटस दिखाने के लिए, हवाबाजी करने के लिए। ठीक है, अमीर बंदों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर कॉन्सिपिक्वस गुड्स। कॉन्सिपिक्वस गुड्स को आप बोल सकते हो, ये महंगी महंगी गुड्स होती हैं। ठीक है, उनके बारे में बोल सकते हो। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों? यहां पर मैं आपको बताऊंगा। देखो जी, 4 कॉन्सेप्ट आपके लिए लिखे हुए हैं, वेबलेन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। यहां से पेपर में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ये तो वेबलेन इफेक्ट है, महंगी महंगी गुड्स खरीद रहे हो तो इट इज वेबलेन इफेक्ट। लेकिन दोस्तों बैंडवैगन और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये दोनों का मतलब होता है किसी को कॉपी करना। जो दूसरे बंदे ने सामान लिया है वही तुम ले रहे हो, तो तुम किसी को कॉपी कर रहे हो। अगर कोई बंदा तुम्हें दिखाकर जा रहा है, देख भाई देख ये सामान कितना अच्छा है, तुम देख कर ले रहे हो, तो मतलब आपके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आ गया।
यानी उसने आपको डेमो दिया ये चीज ऐसी है तो तुमने ले ली, तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। लेकिन तुमने बिना डेमो के उसको देख देख कर, यार मुझे भी चाहिए ये, मुझे भी लव सर से ही पढ़ना है, मुझे भी लव सर से ही पढ़ना है, तो मतलब विदाउट टेस्टिंग तुम्हारा मन कर रहा है लव सर से पढ़ने का, तो तुम्हारे ऊपर बैंड वैगन इफेक्ट आ गया। ठीक है। और स्नोब इफेक्ट का मतलब शाना बंदा होता है। इट्स लाइक जो सब लोग यूज कर रहे हैं मैं वो यूज नहीं करूंगा, मैं कुछ डिफरेंट यूज करूंगा, ऐसा कुछ, यानी सबसे हटके सामान लेना स्नोब इफेक्ट होता है। ये फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के जो टॉपिक्स हैं उसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाले टॉपिक के अंदर ये आपको पढ़ने को मिलते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 2 से। इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीज, द डिमांड फॉर एप्पल जूस के साथ क्या होगा? भाई देखो दोनों फ्रूट है, ऑरेंज और एप्पल, तो दोनों को सब्स्टिट्यूट गुड्स मान लेते हैं। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है डायरेक्ट। तो प्राइस बढ़ा है ऑरेंज का, तो ऑरेंज लोग खरीदेंगे नहीं क्योंकि ऑरेंज हो गया बाबा महंगा, तो इसकी जगह किसको खरीदेंगे? एप्पल को खरीदेंगे, या एप्पल का जूस जो भी चल रहा है यहां पर, तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी एप्पल की, तो 1 विल बी द राइट आंसर। अगला ये था अब हमारा चौथा क्वेश्चन। एट हायर प्राइस पीपल डिमांड मोर ऑफ सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स महंगी होने के बाद ही ज्यादा खरीदी जाती हैं। ठीक है। नॉट ये लिखा है नॉट फॉर देयर वर्थ बट फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू, यानी कुछ चीजों को महंगा होने के बाद खरीदा जाता है उनकी वैल्यू की वजह से नहीं, बल्कि प्रेस्टीज लगता है उसमें, शोभा लगती है, इज्जत लगती है, हाँ भाई फुल हवा हो रही है। तो ये वापस वेबलेन इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया? लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट जी अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। अल्फ्रेड मार्शल ने, अब बात बताऊं तो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट भी दिया। अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट भी दिया। नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट आपको ध्यान रखने हैं, वीडियो बनाई हुई है आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। 2 से 3 क्वेश्चन वहां से पक्के आएंगे, नहीं तो सर्च मार लेना यूट्यूब पर लिखकर नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट सीए फाउंडेशन, सीए वाला या लव कौशिक लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे, इन केस ऑफ गिवन गुड द डिमांड कर्व विल बी, देखो जी गिवन गुड है ना, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन होती है। गिवन गुड का अगर प्राइस से रिलेशन निकालो तो प्राइस बढ़ने से गिवन गुड की डिमांड बढ़ती है और प्राइस कम होने से गिवन गुड की डिमांड कम होती है। गिवन गुड का असलियत जिंदगी में कोई भी एग्जांपल नहीं है, किसी भी कमोडिटी के ऊपर लिखा नहीं होता कि मैं गिवन गुड हूं, ये सिचुएशन से क्रिएट होती है। ठीक है। अब उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, यहां पर जब डिमांड कर्व बनाया जाता है गिवन गुड का तो वो सप्लाई कर्व की तरह दिखाई देता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। तो इतने में तुम चेक कर लो, यहां पर कहां लिखा है अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, गिवन गुड का डिमांड कर्व होता है, सिंपल। चलो जी लिख भी देता हूं डी टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 6वां क्वेश्चन था, अब 7वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, यानी ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, मीटिंग 2 एक्सिस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी होगी? यानी मैं बात करूं आपसे, ये वाला मिड पॉइंट, ऊपर का एरिया बराबर और नीचे का एरिया बराबर, मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी दोस्तों 1 होती है, क्योंकि हम यहां पर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करते हैं। तो लोअर सेगमेंट का एरिया मान लो ये वाला जो भी है एक्स अमाउंट है, और अपर सेगमेंट का ये भी मान लो एक्स है, तो एक्स अपॉन एक्स 1 ही आएगा हमेशा आंसर। ठीक है, तो यहां पर अपना आंसर 1 बनता है, 1। ठीक है, 2 के साथ जाएंगे। अब इसके अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मान लो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। इसका ये वाले पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल लो, तो लोअर सेगमेंट तो पूरा कर्व हो गया, अपर सेगमेंट 0 हो गया, तो यहां पर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी आएगी। इसके नीचे किसी भी पॉइंट पर मोर देन 1, यहां पर 1 मिड पॉइंट है तो फिर 1 से कम हो जाएगी इलास्टिसिटी, और यहां पर 0। तो ऐसा माना जाता है कि इससे नीचे उतरते रहेंगे तो इलास्टिसिटी कम होती रहेगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जब यहां पर 0 कैसे आई? लोअर सेगमेंट कितना है? लोअर सेगमेंट है ही नहीं, वो 0 है, अपॉन अपर सेगमेंट मतलब पूरा डायग्राम। जिस बंदे को थोड़ी सी यहां पर इस मेथड की नॉलेज होगी वही मेरी बात को समझ पाया होगा, वरना अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने पेश किया जा रहा है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ टोमेटो 0.25 है, मतलब ऐसे ही कोई एग्जांपल दिया हुआ है, टोमेटो की इलास्टिसिटी 0.25 है, तो बताओ टोमेटो क्या है? टोमेटो क्या है? इंफीरियर है, लग्जरी है, नॉर्मल है, कांट से। देखो दोस्तों, जब इनकम इलास्टिसिटी का आंसर पॉजिटिव होता है ना,
तब ये माना जाता है कि ये नॉर्मल गुड्स हैं, और जब नेगेटिव होता है तो ये माना जाता है कि ये इंफीरियर गुड्स है। पहली बात तो टोमेटो का आंसर पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इंफीरियर तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब नॉर्मल में दो वैरायटी हैं, एक कंफर्ट है और एक लग्जरी है। जब इनकम इलास्टिसिटी का आंसर 0 to 1 होगा तो बोलेंगे ये कंफर्ट गुड है, और जब आंसर 1 से ज्यादा होगा, 1 to infinity के बीच में होगा, तो इसको बोलेंगे लग्जरी आइटम है। अब यहां पर 1 से तो कम है और कहीं पर कंफर्ट वगैरह लिखा नहीं है, तो हम सीधा नॉर्मल की कैटेगरी वाला आंसर अपना टिक कर देंगे, खटाक से थर्ड वाला। ओके, अगर लिखा हो तो यहां पर कि 1.25 है टोमेटो की इलास्टिसिटी, तो यहां पर लग्जरी गुड्स और नॉर्मल गुड्स दोनों ही ठीक होती और आंसर आपको फिर बोथ वाला भी मिलता। ओके, चलो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है इस चैप्टर से। इफ द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर अदर गुड्स, यानी एक कॉमोडिटी की डिमांड इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये कि इस कॉमोडिटी को डिमांड करने के लिए तुम्हें किसी रीजन की जरूरत नहीं है। जैसे कि मोबाइल फोन का कवर खरीदते हो तुम यार, तो कौन से मोबाइल फोन का कवर खरीदोगे? जो मोबाइल फोन तुम्हारे पास है उसका कवर खरीदोगे ना, है ना। यानी कवर खरीदने के लिए तुम्हें रीजन चाहिए, खाना खाने के लिए तुम्हें भूख का रीजन चाहिए, है ना। कितना खाना खाना है वो तुम्हारी भूख के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। लेकिन कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसके लिए तुम्हें किसी रीजन की जरूरत नहीं पड़ती, तो उन गुड्स की डिमांड को क्या बोलते हैं? उन गुड्स की डिमांड को बोलते हैं ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड, ठीक है जी, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन, टीयू मैक्सिमम कब होती है? जब एमयू 0 होती है। ये डायग्राम ध्यान रखना, ये अपना टीयू बन गया और यहीं से ही नीचे वाले डायग्राम बना रहा हूं, यहीं से तुम एमयू निकाल लेना। क्या कर दिया मैंने, ये जहां मैक्सिमम है, हाँ ये एमयू हो गया। इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं और इस पॉइंट को भी सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों 11th क्वेश्चन है। इन केस ऑफ नेसेसरीज कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? नेसेसरीज मतलब ऐसी चीजें जो बहुत एसेंशियल है, जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गई, खाना हो गया, ऑक्सीजन हो गई, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें नेसेसरी गुड्स बोलते हैं। यानी इससे बेइंतहा सेटिस्फैक्शन मिलती है, जान बचती है भाई, जिंदा रहते हैं ना। तो यहां पर कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा भाई? कंज्यूमर सरप्लस यहां पर इनफाइनाइट होता है, कैलकुलेटेबल ही नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? देखो, तुमने सोचा कि तुम्हें कोई आइटम 10 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन मार्केट में गए तुम्हें वो आइटम 7 रुपए का मिल गया, तो तुम्हारे मन ही मन में 3 रुपए बच गए, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब बेसिक तुम दवाई लेने जाओगे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, हाँ यार ये गोली मेरे को इतने रुपए की मिल जाएगी तो जान बच जाएगी, नहीं नहीं, इसके लिए इनफाइनाइट होता है, बहुत स्पेशल मान के चलते हैं। 12th क्वेश्चन, द सप्लाई कर्व ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज, जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, पेरिशेबल गुड्स जैसे कि जो जल्दी खराब हो जाती है, सड़ जाती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, जल्दी खराब हो जाते हैं रखे रखे, तो इनकी सप्लाई कैसी होती है? अब देखो, इनकी सप्लाई चेंज नहीं होती, इनइलास्टिक सप्लाई होती है, और इनइलास्टिक सप्लाई का जो सप्लाई कर्व होता है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है। इनइलास्टिक 0, परफेक्टली इनइलास्टिक है वैसे भी, ठीक है। तो 4th वाला इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भाई। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर नंबर 3 है, इसमें 2 यूनिट है, एक प्रोडक्शन है और दूसरी वाली कॉस्ट है। दोनों से मिलाकर आपके सामने क्वेश्चन हो गए, इसके 12 क्वेश्चन हो गए थे, 12 क्वेश्चन यहां से। देखो मेरे साथ बने रहो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हर चैप्टर से 12 क्वेश्चन है, तो कुछ ऐसा भी तो हो रहा होगा यार सर, कोई ऐसा टॉपिक था जिससे बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया आपने, और कोई ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन कम है। बिल्कुल पेपर में भी ऐसा देखने को मिल सकता है, ऐसा थोड़ी है बिल्कुल कॉम्बिनेशन परफेक्ट बिठा के रखेंगे, ऐसा नहीं है। तो तुम्हें इस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, तो बने रहो साथ में। लिखा है नो 2 पीसेस ऑफ लैंड एंड अलाइक, नंबर ऑफ 2 पीसेस ऑफ लैंड आर अलाइक होना चाहिए यहां पर। मतलब अगर लैंड के 2 टुकड़े कर दूं तो दोनों टुकड़े सेम नहीं होते, एग्जैक्टली ये नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता है मतलब लैंड एक यहां पर है, एक यहां पर है, जरूरी नहीं है कि दोनों डिट्टो सेम होगी, नहीं हो सकती। ऑक्सीजन एक यहां पर है और एक यहां पर है, ये सेम हो सकती है, लैंड का सेम होना जरूरी नहीं है। तो ठीक है, लैंड फर्टिलिटी में डिफर होती है और सिचुएशन में भी डिफर होती है। कैसे भाई?
इस लैंड पे मान लो 100 किलो गेहूं उगाए जा सकते हैं, यहां पर 1 किलो गेहूं भी नहीं उगाया जा सकता, तो उपजाऊपन यानी फर्टिलिटी में डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो लैंड की इस फीचर को क्या बोलते हैं? इस फीचर को बोलते हैं लैंड हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लैंड डिफरेंट डिफरेंट की फीचर्स रखती हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल मतलब सामाजिक कैपिटल हो गई, ऐसी कैपिटल जो पूरी पब्लिक के काम में आएगी उसको बोलते हैं सोशल कैपिटल। आपके घर के बाहर की सड़क हो गई, आपका पर्सनल अधिकार नहीं है, वो सबके काम आएगी, तो ऐसी कैपिटल को बोलते हैं सोशल कैपिटल। तो इसमें सोशल कैपिटल क्या है? सड़क, ब्रिज, मशीन, मशीन तो जिसकी है वो मालिक है, या फिर दोनों 1 और 2, तो दोनों ही है भैया। चौथे वाले को टिक करेंगे और आएंगे सीधा तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रोपाउंडेड बाय। एंटरप्रेन्योरशिप की इनोवेशन थ्योरी किसने दी थी? भाई देखो, मैं तो कहता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में जहां जहां इनोवेशन लिखा हो वहां वहां शुम्पीटर को टिक कर दो। ये मेरी टेक्निक, मतलब मैंने बता रखी बच्चों को, और पेपर में कहीं ना घूम फिर के आते आता है। पिछले अटेम्प्ट में भी बात हुई थी तो बच्चों ने बोला सर मैंने तो इनोवेशन वाले पॉइंट में सोच रखा था शुम्पीटर टिक कर दूंगा, और पेपर में क्वेश्चन भी आ गया तो मुझे बंदों के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी, शुम्पीटर तो ओके रिपोर्ट है। आ जाओ जी चौथा क्वेश्चन, लॉन्ग रन में क्या नहीं होता इनमें से? एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? लॉन्ग रन में बाबू फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में होती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एक तरीके से आपका फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर खर्चा है, और फिक्स्ड फैक्टर्स लॉन्ग रन में बिल्कुल भी नहीं होते। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। ओके, तो शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। ओके, अच्छा बच्चा बोलेगा हाँ ठीक है ओके। पांचवा क्वेश्चन है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन बाय दिस। ये दिया हुआ जी कॉब, ये मैं सही से लिख देता हूं, ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू के, ये लेबर, और अल्फा या ए लिख दो लेबर का कंट्रीब्यूशन, ई का मतलब कैपिटल है, और कैपिटल का जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में ये बी है, ये है। देन देयर विल बी डैश व्हेन ए प्लस बी डैश। ये चीज पेपर में आने लायक है दोस्तों, ये ए है ये बी है। अगर ए प्लस बी का टोटल 1 आ रहा है तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। अगर ए प्लस बी का टोटल 1 से ज्यादा आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। अगर ए प्लस बी का टोटल 1 से कम आ रहा है तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है, लॉन्ग रन का लॉ है। तो अपने को देखना है कि जब इंक्रीजिंग रिटर्न होता है तो आंसर इसका 1 से ज्यादा होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो आंसर 1 से ज्यादा है, अच्छा डिमिनिशिंग रिटर्न्स है तो आंसर 1 से कम है, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है तो आंसर इक्वल टू 1 है। 4 ऑप्शन दिए हुए बाबू, देखो इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न दोनों गलत कर देंगे क्योंकि पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, पूरा नाम लिखा होना चाहिए टू स्केल, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से भी रिलेट कर सकते हो। चलो जी, अब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तब होगा जब लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1 में तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। लॉन्ग रन के लॉ में नेगेटिव रिटर्न नहीं होता अगर तुम कुछ सोच रहे हो। तो यहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न है क्योंकि आंसर 1 से ज्यादा है, ये वाली सिचुएशन, ठीक है जी, और यानी ये मोर देन 1, और यहां पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दिस शुड बी द राइट आंसर, और 2 पे टिक कर दे। ओके, 30 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज व्हाट? देखो जी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? पहली बात तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये फॉल, टोटल प्रोडक्ट का कर्व बना दिया। अब नीचे एमपी बनाऊं, जहां ये मैक्सिमम है एमपी 0, जहां से ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टॉप हो गया वहां पर एमपी मैक्सिमम, तो ये लो जी मैंने बना दिया एमपी। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। इसमें दोस्तों ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन का मतलब वैसे तो मोड होता है, मोड, इसका मोड यहां आ गया, इसने भी यहां मोड लिया है, ठीक है, लेकिन यहां इसको ही पुकारा गया है। मैथ्स में इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है मैंने वो बताया, ठीक है। तो यहां पर एमपी की वैल्यू मैक्सिमम है अपने आप में दोस्तों, मैक्सिमम ये लिखा हुआ है थर्ड वाला, इधर टिक कर दोगे। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या होता है? 0। जब टीपी फॉल हो रहा होता है तो एमपी क्या होता है? बिकम्स नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे चलो, 7th क्वेश्चन, एन आइसोक्वांट इज डैश टू एन आइसोकॉस्ट लाइन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। दोस्तों इक्विलिब्रियम पॉइंट किसका? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऐसी ही बजट लाइन होती है, ऐसी ही आइसोकॉस्ट लाइन होती है, बस बजट लाइन कंज्यूमर के लिए होती है, आइसोकॉस्ट लाइन प्रोड्यूसर के लिए होती है। और ये
हमारा आइसो क्वांट कर्व। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पर बजट लाइन और आइसो कॉस्ट लाइन आइसो क्वांट कर्व के टेंजेंट है, ठीक है। तो आई टेंजेंट होती है, टेंजेंट का मतलब टच करना, टच किया है, यहां पर कहीं लिखा है टेंजेंट, ये लिखा जी थर्ड वाला, ओके रिपोर्ट है जी। अच्छा 8वें नंबर पर अकाउंटिंग कॉस्ट इज डैश ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट से कम होती है, ज्यादा होती है? देखो जी, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होता है इंप्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आएगी इकोनॉमिक कॉस्ट। जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है ना, ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। ध्यान रखना, अगर ये 10 है मान लो, ये 5 है मान लो, तो इकोनॉमिक कॉस्ट 15 होती है। मतलब जनरली इकोनॉमिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट से ज्यादा होगी। ध्यान रखना, इकोनॉमिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट से ज्यादा है, तो कहीं लिखा है। तो अकाउंटिंग कॉस्ट कम हुई, अकाउंटिंग कॉस्ट इज लेस देन ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। तो लेस देन ये लिखा हुआ, टक 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 टक, सेकंड वाले को ओके कर दो, काम बन गया, काम हो गया 35, मतलब क्रैक हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी इस चैप्टर से। 9th क्वेश्चन, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा होता है? अब देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला तो होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। ये टीएफसी शॉर्ट रन में ही होता है और हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन एएफसी कांस्टेंट नहीं होता। एएफसी हमेशा ऐसे गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, और कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है? काफी बच्चों को यही नहीं पता होता। देखो जी, ये एएफसी कर्व मान लो मैंने बना दिया, और इसके इस पॉइंट ने ये बॉक्स बनाया है, इसके इस वाले पॉइंट ने ये वाला बॉक्स बनाया है, ऐसे अलग अलग पॉइंट अलग अलग बॉक्स बनाएंगे। तो ये बॉक्स जो है रेक्टेंगल्स हैं, ये जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे सबका एरिया एक दूसरे के बराबर होगा, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? एएफसी डिक्लाइन व्हेन आउटपुट इंक्रीज। यस, आउटपुट बढ़ता रहेगा तो एएफसी की वैल्यू फॉल होती रहेगी। 1 इज द राइट आंसर। आगे कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। चलो जी, इस चैप्टर के आगे जी 10वें क्वेश्चन। यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन। एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है? जी हाँ होता है। किस चीज पर बेस्ड है वो दोस्तों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है। एक्चुअली एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप है। सबके पीछे का रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, आप याद भी कर सकते हो और एक साथ बनाना है। ये एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसे जाता है, मतलब धीरे धीरे इनका डिफरेंस जो एएफसी होता है वो कम होता है, और एमसी कर्व इन दोनों को इनके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, इसको भी यू की तरह घुमा सकते हो। फिर तो वो रिलेशन है। कॉस्ट कर्व्स में क्या रिलेशन होते हैं, ब्रह्मास्त्र सीरीज की पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, स्पेशल इसके कर्व कराए थे। 11th क्वेश्चन यहां से, व्हेन एसी कर्व इज एट मिनिमम देन एमसी कर्व इज व्हाट? या एसी एमसी का रिलेशन पूछ लिया। ये एसी है, ये एमसी है। ठीक है, जब एसी मिनिमम है तो एमसी उसके बराबर है। एमसी और एसी बराबर होते हैं जब एसी मिनिमम होता है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो इक्वल्स टू एसी, हाँ तब इक्वल ही होगा। एमसी और एसी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। ओके, 12वें क्वेश्चन पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनवेलप कर्व? एनवेलप कर्व किसको बोलते हैं? देखो जी, जो एवरेज कॉस्ट कर्व है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को बोलते हैं हम प्लानिंग कर्व्स, ओ प्लांट कर्व, प्लांट कर्व ध्यान रखना। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम बोलते हैं एनवेलप कर्व। ठीक है, एनवेलप कर्व कहीं लिखा है, यहां पर ये लिखा जी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर के अंदर दोस्तों 4 यूनिट है और 3 यूनिट है, 1 2 3, तीनों के 12 क्वेश्चन यहां से कवर अप करेंगे। आप मोर देन 50% तो अब सब कुछ कवर कर ही चुके हो, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, साथ में बने रहोगे। इन क्वेश्चंस को भी देख लो जरा। चलो जी, पहला क्वेश्चन यहां पर, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फर्म इन प्योर कंपटीशन इज। प्योर मतलब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है? भाई परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व ऐसा होता है, एआर कर्व को डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी होती है। इंफिनिटी लिखा है, ये लिखा है इनफाइनाइट। 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लेस इलास्टिक डिमांड होती है, और उन दोनों में भी कंपेयर करें तो
ज्यादा इलास्टिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है, और उससे भी कम, अगर देखो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में लेस देन 1 होती है, और ज्यादा कम मोनोपोली में होती है ना। दोनों को कंपेयर किया जाए तो मोनोपोलिस्टिक की ज्यादा मिलेगी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2, मोनोप्सोनी का मतलब क्या होता है? अब आपने मोनोपोली पढ़ लिया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। मोनोपोसोनी क्या होता है? देखो जी, मोनो का मतलब सिंगल होता है, ठीक है, ये मान के चलो। पसोनी का मतलब यहां पर सेलर है, तो ऐसी मार्केट, मोनो का मतलब सिंगल और पसोनी का मतलब बायर मान के चलो, ठीक है, ऐसा होता है। ग्रीक वर्ड है मोनो, देखना चाह रहा तुम, पोली। मोनो का मतलब सिंगल, पोली का मतलब फर्म। जहां पर सामान बेचने वाली एक फर्म हो उसको बोलेंगे मोनोपोली। मोनोपोसोनी उसको बोलेंगे जहां सामान खरीदने वाली एक फर्म हो, बेचने वाले कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन देयर इज अ सिंगल बायर, तब इसको बोलेंगे मोनोपोसोनी, समझे? ऐसे एक होता है बायलेटरल मोनोपोली। बायलेटरल मोनोपोली का मतलब ऐसी मोनोपोली जहां पर खरीदने वाला भी एक हो और बेचने वाला भी एक हो। आगे थर्ड क्वेश्चन, व्हेन टीआर इज एट इट्स पीक, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है तो एमआर क्या होता है? बाबू जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, ये टीआर है, एमआर क्या होगा? ऐसे में जब तुम एमआर कर्व बनाओगे तो एमआर आपको 0 मिलेगा, 0, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन आपके पास, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 4 लाइनें लिखी हुई है, कौन सी लाइन करेक्ट है? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है जी, एम आर इज इक्वल टू ए आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी। ये फॉर्मूला है एम आर ए आर और इलास्टिसिटी के रिलेशन का, और मैं इसको स्टार मार्क करवा रहा हूं आपसे क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, ठीक है। और ये फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है ना, 1 वाला इज द राइट। यहां पर आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो जी, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, जब इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर की वैल्यू क्या होगी? देखते हैं जी, एम आर पीछे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इलास्टिसिटी 1 है, यहां पर इलास्टिसिटी 1 देखते हैं जी, एम आर यहां लिखा है, ए आर यहां लिख दिया, इलास्टिसिटी की जगह 1 लिख दो, 1 माइनस 1 अपॉन 1। तो 1 माइनस 1 0 होता है, 0 को सब कुछ से मल्टीप्लाई कर लो, सारा ताम झाम 0 हो गया ये, तो एम आर की वैल्यू 0 हो गई। जब इलास्टिसिटी 1 होती है एम आर की वैल्यू 0 होती है, 2 वाला इज द राइट आंसर। ये चौथा था, ये 5वां क्वेश्चन। आगे आते हैं, छठा क्वेश्चन, ए आर की वैल्यू 10 है, एसी की वैल्यू 8 है, तो फर्म को क्या हो रहा है, कौन सा लेवल ऑफ प्रॉफिट हो रहा है? देखो दोस्तों, ए आर का मतलब होता है प्राइस। जब एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है प्राइस तो फर्म बढ़िया, अब नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। जब एवरेज कॉस्ट और प्राइस बराबर है तो यहां फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। जब एवरेज कॉस्ट कम है और सॉरी एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और प्राइस कम है तो फर्म को यहां पर लॉस हो रहा है, इस बात को मान लेना। हाँ, एक होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और प्राइस एक दूसरे के बराबर है, तो दिस इज कॉल्ड शट डाउन पॉइंट। शट डाउन यानी यहां पर फर्म अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कवर अप नहीं कर पा रही है, और इससे अगर हल्का सा ही प्राइस कम हुआ तो कंपनी को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। यहां बंद नहीं होता, इसके बाद बंद हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर बोला है प्राइस 10 है, चलो जी, और एवरेज कॉस्ट 8 है, तो मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है कहीं, ये लिखा जी चौथे वाला। ओके, आगे चलो जी। अब फर्म एनकाउंटर शट डाउन पॉइंट, फर्म को शट डाउन पॉइंट कब मिलता है? कब मिलता है भाई? जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर होती है प्राइस के। कहीं लिखा है यहां पर ये लिखा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स द प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला, व्हेन द मोनोपोलिस्ट डिवाइड, लो जी, व्हेन द मोनोपोलिस्ट डिवाइड द कंज्यूमर्स इनटू सेपरेट सब मार्केट। जब एक मोनोपोलिस्ट कंज्यूमर को अलग अलग सब मार्केट में डिवाइड कर देता है, मान लो मैं छोले भटूरे बेच रहा हूं, जो हाई फाई इलाका है वहां महंगे में बेच रहा हूं, जो थोड़ा स्लम इलाका है वहां सस्ते में बेच रहा हूं, लेकिन आइटम सेम है, मतलब मेरी कंपनी है, कंपनी एक ही है, और कोई कंपनी है ही नहीं छोले भटूरे की, ये मान के चलो। तो मैंने अलग अलग रेट चार्ज किए हैं दोनों इलाकों के अंदर, सब मार्केट में कंज्यूमर को डिवाइड कर दिया है ना, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये दोस्तों लोकेशन के हिसाब से मैं उनसे प्राइस का भेदभाव कर रहा हूं।
तो लोकेशन के हिसाब से प्राइस का भेदभाव होता है, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड पढ़ ली होगी फिर ये क्वेश्चन करते ही। आगे पूछते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये? ओ 6, ये 7, ये 8, अब आगे 9। देयर इज एब्सोल्युटली नो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन इन केस ऑफ व्हाट? कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन कौन सी मार्केट में नहीं होता? मैं बोल रहा हूं परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता। यहां पर एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव होती है। यही ऐसी मार्केट है जहां पर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, तो ज्यादा प्रॉफिट मार भी नहीं होती है कंज्यूमर से, एक सही प्राइस पर कंज्यूमर को सामान अवेलेबल हो जाता है। आओ जी 10वें क्वेश्चन पे, मार्केट विच हैव 2 फर्म्स आर नोन। ऐसी मार्केट जहां पर सिर्फ 2 फर्म होती है उसको डुओपोली बोलते हैं। 3 होएगी तो ट्राइपोली बोलेंगे। ये डुओपोली भी एक्चुअली ओलिगोपोली का ही हिस्सा है। आपको ये नोट्स चाहिए ना जो लिखे हुए मैंने क्वेश्चंस के साथ, तो ये नीचे दिए गए लिंक पर टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर मिल जाएंगे आपको, ले लेना वहां से, ठीक है? ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगोपोली हैविंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज नोन एज। देखो जी ये ओलिगोपोली है, ए बी सी, तीनों डिट्टो सेम सामान बेच रही हैं, तो इनको बोलेंगे हम प्योर ओलिगोपोली या फिर परफेक्ट ओलिगोपोली। डिट्टो सेम, जैसे कि मान लो तीनों सीमेंट बेच रही है, या तीनों इंटरनेट कनेक्शन जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो सेम बेच रही है, लेकिन अगर ये कुछ अलग अलग मामला बेच रही है तो उनको बोलेंगे इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी और कोक अलग अलग फ्लेवर अलग अलग टेस्ट देती है, तो वो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली हो सकती है। ठीक है जी, आगे बोलो। किंक डिमांड कर्व कहां होता है? ओलिगोपोली में होता है। किंक डिमांड कर्व कैसा होता है? ऐसा मुड़ा हुआ। ये एक अज्यूम्ड मॉडल है, इसका ऊपर का पोर्शन थोड़ा ज्यादा इलास्टिक होता है, नीचे का पोर्शन थोड़ा कम इलास्टिक होता है। ये पॉल ए स्वीजी के द्वारा दिया गया मॉडल है, इकोनॉमिस्ट का नाम है, ये भी आ सकता है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है जी डिमांड कर्व इज हाईली इलास्टिक अबव द प्रिवेलिंग प्राइस। प्रिवेलिंग प्राइस कौन सा है? इसके सामने जो प्राइस है वो प्रिवेलिंग प्राइस है, इसके ऊपर हाई इलास्टिक है, बिल्कुल ठीक है। इन इलास्टिक बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस, इस प्राइस के नीचे इन इलास्टिक है, ये लाइन भी ठीक है, तो कहीं ना कहीं बोथ होगा। जी हाँ बोथ है, 1 2 थर्ड वाला ओके रिपोर्ट, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ये यार 4 चैप्टर कवर हो गए। 5वां चैप्टर बिजनेस साइकिल, यही चैप्टर है और यही एक यूनिट है, नहीं? इसमें करते हैं जरा धमाल। 12 क्वेश्चन आपके सामने पेश है। पहला, पीक्स एंड ट्रफ्स ऑफ द बिजनेस साइकिल आर नोन एज कलेक्टिवली। देखो दोस्तों, जो बिजनेस साइकिल है मैं बना रहा हूं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स के पॉइंट्स हैं, इसको मिलाने वाला ये व्हाइट वाली लाइन को ट्रेंड बोलते हैं। इसका ऊपर वाला पॉइंट पीक है, नीचे वाला पॉइंट ट्रफ है। ये पीक है, ये ट्रफ है, ये मोड़ने वाले टर्निंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पीक एंड ट्रफ्स, इन दोनों पॉइंट्स को टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये बढ़ने वाला पॉइंट एक्सपेंशन, घटने वाला पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन। चलो जी आगे। दूसरा क्वेश्चन, ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट क्या होता है? रिसेशन चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, मतलब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ है, गिरावट आ रही है इकोनॉमी के अंदर, और वो गिरावट रुक नहीं रही, बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस सिचुएशन को रिसेशन बोल देते हैं। तो यहां पर बेरोजगारी बढ़ती रहती है क्योंकि सब कुछ नीचे गिर रहा है, सामान की डिमांड नहीं हो रही, तो कंपनियां नौकरी पे क्यों रखेगी एम्प्लॉइज को? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, बढ़ना कहां लिखा है? यहां लिखा है, यहां लिखा है, ये दो तो गलत हो गए, फॉल है। और आउटपुट के साथ क्या होगा भैया? आउटपुट भी गिरेगा, तो आउटपुट फॉल यहीं लिखा है, तो 1 इज द राइट आंसर। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और आउटपुट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, सामान की जरूरत नहीं। थर्ड वाला, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होते हैं? देखो जी, कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ये बता देते हैं, इशारा कर देते हैं कि इकोनॉमी के अंदर कौन सा फेज चल रहा है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। यानी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कौन सा फेज ऑफ बिजनेस साइकिल चल रहा है। तो ऐसे इंडिकेटर जो बताएं कि कौन सा फेज आने वाला है उनको बोलते हैं हम लीडिंग इंडिकेटर्स, यानी ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। ऐसे इंडिकेटर्स जो बताएं कि कौन सा फेज अभी जस्ट गया है, इनको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर, ये पास्ट के बारे में बताते हैं। और ऐसे इंडिकेटर्स जो बताएं कि कौन सा फेज चल रहा है, ये कॉन्करेंट या कोइंसिडेंट इंडिकेटर होते हैं जो हैंड टू हैंड प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऐसे करके याद कर सकते हो। तो लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो भविष्य के बारे में बताते हैं कि कौन सा फेज आने वाला है। यहां पर तो लाइन लिखी है, आर जनरली यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। कौन सी इकोनॉमिक
इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आने वाली है, कौन सा फेज आने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है जी। चौथे नंबर का क्वेश्चन, अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव लेटर देन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉल्ड। ऐसा वेरिएबल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाने के बाद बताएगा, मूव करेगा, यानी पास्ट के बारे में जो बताने वाला इंडिकेटर है। ये तो लीडिंग तो फ्यूचर है, कोइंसिडेंट करंट है, लैगिंग इंडिकेटर पास्ट के बारे में बताएगा, तो ये वाला राइट आंसर है। साइक्लिकल वेरिएबल ऐसा कुछ नहीं है यहां पर कॉन्सेप्ट। अगले पे आते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, डैश इज द सीवियर फॉर्म ऑफ डैश। देखो जी दोस्तों, जब कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन ठीक नहीं हो रही होती तो उसको बोलते हैं हम रिसेशन, यानी जब कॉन्ट्रैक्शन का फेज 3-4 महीने तक चलता रहता है तो उसको रिसेशन बोल देते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग बोलते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं एग्जैक्ट। और जब रिसेशन भी ठीक नहीं होता ना, 8-9-10 महीने तक चलता रहे, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन। 1930s में अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, तो डिप्रेशन इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। तो डिप्रेशन, तो ठीक है, डिप्रेशन इज द रिसेशन, हाँ डिप्रेशन इज द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, यहाँ ठीक है, इसको ओके रिपोर्ट कर दो, ठीक है। साथ के साथ कुछ खाते रहो, कुछ पीते रहो भाई। ऑनलाइन क्लास का फायदा यही होता है कि जब पढ़ रहे होते हैं, चाय भी पी रहे होते हैं, दूध भी पी रहे होते हैं, जूस भी पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, खाना भी खाते हैं, टीचर को पता नहीं लगता, बच्चा मौज मस्ती के साथ पढ़ता रहता है भाई, ठीक है, कोई नहीं, करते रहो। छठा क्वेश्चन इसका बोलता है, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्सपेंशन फेज इन बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का जो एक्सपेंशन वाला फेज होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। एक्सपेंशन का मतलब सब अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नेशनल आउटपुट बढ़ रहा होता है और प्राइस भी हर चीज के बढ़ रहे होते हैं, कॉस्ट भी बढ़ रही होती है, कमाई भी बढ़ रही होती है, बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होता है, बस बेरोजगारी नहीं बढ़ रही होती, ये बेरोजगारी है, ठीक है, ये नहीं है। ओके, आगे 7th क्वेश्चन, बिजनेस साइकिल्स में ऑकर ड्यू टू व्हाट। बिजनेस साइकिल किस वजह से होती है भाई? बिजनेस साइकिल के एक्सटर्नल रीजन भी होते हैं और इंटरनल रीजन भी होते हैं, दोनों की वजह से होती है। ये क्या है? इंटरनल रीजन का मतलब वो रीजन है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, अब एक्सटर्नल रीजन वो रीजन है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कहीं पर वॉर हो गया, नहीं कंट्रोल हो सकता, डिजास्टर आ गई, नहीं कंट्रोल हो सकती, जनसंख्या बढ़ रही है, एक बंदा कैसे कंट्रोल करेगा, ठीक है, वो एक्सटर्नल है। आगे अब जैसे मनी सप्लाई वगैरह है, वो इंटरनल रीजन हो गए, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, देश की पॉलिसी है। Whose statement out of these is false? 4 बंदों की स्टेटमेंट लिखी हुई है, गलत किसकी है? शूम्पीटर के आगे तो इनोवेशन लिखा हुआ है, तो ठीक ही है फिर, ठीक है। कीज हमेशा बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन होने की वजह से बिजनेस साइकिल के अलग अलग फेज आते हैं, कीज बोलते हैं ऐसा। और हटरे, हटरे मतलब हाउ ट्रे, ये बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल यानी ट्रेड साइकिल ये मॉनेटरी फिनोमिना है, मतलब पैसों का मैटर है। पीगू बोलते हैं, एसी पीगू नाम है इनका, ये बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल में जो अलग अलग फेज आते हैं ये लोगों के पेसिमिज्म मतलब और पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म की वजह से आते हैं। पेसिमिज्म का मतलब निराशावादी होना, ऑप्टिमिज्म का मतलब आशावादी होना। जब लोग खुश होते हैं तो इकोनॉमी बूम पे जारी होती है, तो मतलब क्या, जब लोग खुश होते हैं तो इकोनॉमी ऊपर जा रही होती है, यानी लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, ज्यादा सामान बिक रहा है। जब लोग खुश नहीं होते तो इकोनॉमी नीचे जा रही होती है, ऐसा एसी पीगू का कहना है। तो ये लाइन फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट इन्होंने नहीं दी है, ये पीगू साहब तो जहां जहां लिखा है पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म, पीगू जी का नाम ध्यान रख लेना, ऑप्टिमिज्म। थर्ड वाला इज द राइट आंसर इन दैट केस। 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। एंडोजीनियस फैक्टर्स रेफर्स टू कौन से कॉजेस? बिजनेस साइकिल को अफेक्ट करने वाले इंटरनल रीजन भी होते हैं और एक्सटर्नल रीजन भी होते हैं। इंटरनल वालों को बोलते हैं एंडोजीनियस और एक्सटर्नल वालों को बोलते हैं एक्सोजीनियस, ठीक है। तो 1 इज द राइट आंसर इन दैट केस। ओके, कॉबवेब थ्योरी किसने दी थी? निकोलस कॉल्डर ने दी थी। कौन सा क्वेश्चन आ गया? 10वां क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगला, विच एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट द बिजनेस साइकिल? ऐसा कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है जो कंट्रोल में नहीं है हमारे, ठीक है। नीचे से देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, मनी सप्लाई, ये सब हमारे कंट्रोल में है। गवर्नमेंट का खर्चा कंट्रोल में है देश के, जनसंख्या कंट्रोल में नहीं है। ये तो पता नहीं लोगों को लगता है ऐसे ही बढ़ जाती है क्या, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन था हमारा 11th और ये 12th। 60वां क्वेश्चन भी एक तरीके से ये कुल मिला के। ड्यू टू रिसेशन एम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट डैश रेस्पेक्टिवली। रिसेशन में एम्प्लॉयमेंट रेट यानी नौकरियां गिर जाती हैं, प्रोडक्शन गिर जाता है, बुरे दिन है ना, तो दोनों फॉल हो जाते हैं।
सेकंड वाला इज द राइट आंसर। देखो दोस्तों, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, आपका स्कोर कार्ड क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ। अब मैं आप लोगों के लिए बीसीके के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आऊंगा अगली वीडियो में ब्रह्मास्त्र में। इसलिए लाया था, हाँ एक सही सा सिस्टम सेट हो रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स से 60 क्वेश्चन आएंगे तो टॉप 60 क्वेश्चन लाऊं, और बीसीके से 40 आएंगे तो टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आऊं। ये तो टॉप क्वेश्चन हैं। फिर मैं एक आपके लिए जब रामबाण सीरीज आएगी तो धाकड़ क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। वो खास बात होती है, उससे कोई बच्चा दूर नहीं भागेगा, वो तो वहां से पेपर में अटकते भी है क्वेश्चन, यहां से भी अटकेंगे, देख लेना। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर आपके प्यार के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।